हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए हम सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानना होगा। ये परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन का अर्थ हम सामान्य भाषा में बदलाव या चेंज से ले सकते हैं। तो कोई भी बदलाव दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें वस्तु के भौतिक गुण जैसे कि आकार, आकृति या अवस्था आदि में परिवर्तन होता है तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कि बर्फ का पिघलना, लकड़ी को काटना, आइसक्रीम का पिघलना, बर्फ का जमना, ये सब वो चीजें हैं जिन्हें हम उत्क्रमित कर सकते हैं, वापस उल्टा कर सकते हैं और इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। जबकि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बना दे, या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए। अगर हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ बनता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे को जंग लगना। लोहे में जंग नहीं था, जंग एक नया पदार्थ है जो लोहे से बिल्कुल अलग है। ऐसे ही कागज का जलना, दूध का फटना, अगरबत्ती का जलना, दूध का दही में बदलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। वो प्रक्रिया, वो क्रिया जिसके द्वारा कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ, वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऐसे परिवर्तन या क्रिया जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया वो क्रम है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे कि अगर हम यहां उदाहरण के रूप में लें तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनको लेकर, जैसे कि अभी ऊपर दिए गए उदाहरण में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया में भाग लिया, दोनों जुड़ गए, तो यह था अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हम ऊपर की अभिक्रिया में देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां एक उत्पाद है। रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखें कागज पर तो यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। जैसे कि नीचे दिए गए उदाहरण को यदि हम शब्द रूप में लिखें तो हमने लिखना होगा कि हमने मैग्नीशियम को रिबन को लिया, उसे ऑक्सीजन के साथ जलाया, जलाने पर हमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इस तरह लिखना एक लंबी प्रक्रिया होगी, तो इसलिए हम इसे समीकरण के रूप में लिखते हैं। लेकिन समीकरण को भी दो तरीकों से लिखा जा सकता है, शब्द समीकरण के रूप में। अगर हम शब्द समीकरण के रूप में लिखें, जैसे कि ऊपर लिखा गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और हमें प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह भी एक बहुत लंबा काम हो जाएगा। हर एक समीकरण को इस तरह लिखना एक लंबा काम हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें? हम इन्हें प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, तत्वों के प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो इसीलिए हमने इसकी परिभाषा क्या दी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब प्रतीक के रूप में लिखना, प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखना। समीकरण लिखते हुए कुछ नियम रखे जाते हैं। समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर के निशान लगाकर दर्शाया गया है। जैसे अपनी उदाहरण देख सकते हैं, बीच में तीर का निशान होगा। तीर के निशान के बाईं ओर हमेशा अभिकारक होंगे और दाईं ओर सदैव उत्पाद रखे जाएंगे। अगर उत्पाद या अभिकारक दो या दो से ज्यादा हैं तो उनके बीच में धन का चिन्ह, प्लस का निशान लगाया जाएगा। इस प्रकार
तीर का जो निशान है ये दो चीजें दिखाता है। एक तो कौन सा उत्पाद है जो इसके पीछे की ओर बाईं ओर रखे गए हैं वो उत्पाद है, और जो दाईं ओर जो बाईं ओर रखे गए हैं वो अभिकारक हैं, और जो दाईं ओर रखे गए हैं वो उत्पाद है। एक तो ये दिखाता है। दूसरा, ये तीर का जो एरो होगा, तीर का जो सिरा है वो सदैव उत्पाद की ओर होगा, इसलिए यह अभिक्रिया होने की दिशा को भी दर्शाता है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित क्यों करते हैं? तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? अगर हम 9th कक्षा में हमने पढ़ा था, 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा ना घटेगा। तो अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के सदैव बराबर रहेगा। ये दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। यानी कि जो तीर का निशान हमारी समीकरण के बीच में होता है उसके बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या सदैव बराबर होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम अभिक्रिया को ऐसे भी लिख देते हैं, किसी समीकरण को ऐसे भी लिख देते हैं जिसमें समीकरण तो सही होती है लेकिन उसके बाएं और दाएं ओर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। तो ऐसी समीकरण को हम कहते हैं कंकाली समीकरण। तो आइए अब हम कंकाली समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी समीकरण जो अभिक्रिया को तो दर्शाती हो पर दाईं और बाईं ओर तत्वों की संख्या समान ना हो, इसे हम कहते हैं कंकाली समीकरण। जैसे कि आप उदाहरण में देखेंगे कि आयरन में जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब ये समीकरण Fe प्लस H2O तीर का निशान लगाकर Fe3O4 प्लस H2, ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें समीकरण में क्या रासायनिक परिवर्तन हुआ है हमें स्पष्ट रूप से सही दिखा रहा है, लेकिन परमाणुओं की संख्या को देखें तो बराबर नहीं है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ऐसी समीकरण जिसमें तीर के निशान के दाईं तथा बाईं ओर तत्वों की संख्या समान हो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप यहां उदाहरण में देख सकते हैं, ऊपर वाली समीकरण को हमने नीचे संतुलित किया है। पर संतुलित करते कैसे हैं, इस प्रक्रिया को भी हमें समझना होगा। तो आइए इस प्रक्रिया को पूरी कर चरणबद्ध तरीके से समझ लेते हैं। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। जो पीछे हमें उदाहरण लिया था इसी को हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। ये बॉक्स हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। जो भी बॉक्स के अंदर होगा उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स लगा लेंगे, फिर असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या हम गिन लेंगे, एक सूची बना लेंगे कौन कौन से परमाणु हैं। अगर हम इसी समीकरण में देखें तो यहाँ आयरन का केवल एक, बाईं ओर आयरन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, जबकि दाईं ओर आयरन के 3, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। इस तरह हम देखें तो दाईं ओर और बाईं ओर में परमाणुओं की संख्या में अंतर है। ये अंतर हमें बराबर करना है। जैसे हम इसे बराबर कर देंगे समीकरण अपने आप संतुलित हो जाएगी। अब चरण तीसरे में देखिए, सुविधा के लिए सबसे पहले हम अधिक परमाणु वाली संख्या को संतुलित कर लेंगे। ऐसे परमाणु जिसमें जो ज्यादा है संख्या में, सबसे पहले हम उसे संतुलित कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां ऑक्सीजन को ले लेते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा है तत्व। तो प्रारंभ में देखिए हमारे पास अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में हमारे पास जल में 1 है और आयरन ऑक्साइड में 4 हैं। तो संतुलित करने के लिए हमें दोनों ओर 4 करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम तत्वों के सूत्रों को नहीं बदल सकते, हमें बॉक्स के अंदर कोई बदलाव नहीं करना है। तो आप यहां देखिए जल के बॉक्स के बाहर निचले सिरे पर बिल्कुल 4 लिख दिया गया है। 4 रखने से अंदर जो भी होगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो जहां ऑक्सीजन के परमाणु 4 हो गए हैं, हाइड्रोजन के परमाणु 8 हो गए हैं।
अब हमें दूसरी तरफ हाइड्रोजन के जो दो ही परमाणु हैं उन्हें भी संतुलित करना होगा। अब इसमें अगले चरण में हम आयरन और हाइड्रोजन के परमाणुओं को भी संतुलित नहीं है, इन्हें संतुलित करेंगे। तो अब यहां देखिए हाइड्रोजन के परमाणुओं की बात कर रहे हैं कि अब यहां 8 हो गए हैं, दूसरी तरफ केवल 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे भी बाहर 4 से गुणा कर देंगे। ध्यान रखिए हम पीछे 4 नहीं लिख सकते क्योंकि उससे तो वो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे 4 रख के उसको 4 गुणा कर देंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, गुणित हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगला चरण, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कर लीजिएगा और तीसरा तत्व चुन लीजिए। जैसे कि हमारे पास अभी आयरन बच गया है यहाँ, तो हम आयरन को देखेंगे तो बाईं ओर जो है अभिकारकों में केवल 1 आयरन है जबकि उस तरफ 3 है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे इधर 3 गुना कर देंगे। तो 3 गुना होने पर अब देखिए नीचे समीकरण जो है हमारी लगभग संतुलित हो गई है। इसमें 3 आयरन बाईं ओर, 3 आयरन दाईं ओर, हाइड्रोजन 8 बाईं ओर, 8 हाइड्रोजन दाईं ओर, और इसी प्रकार 4 ऑक्सीजन बाईं ओर और 4 ऑक्सीजन दाईं ओर है। तो यह हमारी समीकरण अच्छे से संतुलित हो गई है। लेकिन समीकरण जब संतुलित हो जाए इसके बाद हमारे पास अगला जो कारण है कि हमें उसे अवस्था भी दिखानी होगी। भौतिक अवस्था के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें लिखना पड़ेगा। तो पीछे अब मुख्यतः हमारी 4 तरह की अवस्थाएं होती हैं, गैस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड। गैस का मतलब है गैस के रूप में, लिक्विड मतलब द्रव के रूप में, तो एल लिख देते हैं। एक्यू एक्वस, एक्वस मतलब नम गीला, तो उसे एक्यू के रूप में लिखते हैं, और एस सॉलिड के लिए लिखते हैं। तो जिसकी जो अवस्था हो उसके पीछे कोष्ठक लगाकर, ब्रैकेट लगाकर हम उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई है। तो आज के लेसन में हमारा इतना ही विषय था, और हम अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से सीख गए होंगे।